हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए एरुडेरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा सेशन को। तो इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में आप लोगों का क्या स्कोर रहा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। पहला कह रहा है बच्चों के, दूसरा कह रहा है स्त्रियों के, तीसरा कह रहा है जनजातियों के और चौथा कह रहा है दलितों के। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, हमारे संविधान में स्त्रियों, बच्चों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, किसमें निहित है? केंद्र सरकार में। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 248 के अनुसार भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा। क्या हो जाएगा? बीमा, जनगणना आदि संघ सूची के विषय है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए शून्यकाल। शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो इसका सही विकल्प होगा प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही है। तो इसका सही विकल्प लगाइए सभी के सभी। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पे इसका सही उत्तर का चयन करना है तो हम पहले बता दें कि अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। आपको क्लियर हो गया होगा ये चारों जो कूट दिया गया है। अब यहाँ से आप इसका उत्तर लगा दीजिए, हो जाएगा 1, 3, 4। क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। अगला है 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाली। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में निहित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करिए, किस अनुच्छेद में शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51 का क। ठीक है, वही बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1919 का क्या भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है, अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई थी। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए अप्रैल 1973, विकल्प सी। अगला है कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक भिन्नता के। क्या होगा? आनुवांशिक भिन्नता के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। शामिल कौन कौन सा है? राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा क्षमता के लिए राष्ट्रीय मिशन,
सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, ये सभी के सभी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला है कि टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वंदना शिवा। क्या होगा? वंदना शिवा। अगला है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में केवल एक ही होगा, हिरन। क्या हो जाएगा? हिरन, विकल्प बी लगा लीजिए। बाकी सभी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। 10 अप्रैल 2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कुल 6 है और 6 का नाम हम फटाफट बोल देते हैं, उसे कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और CPIM। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? कोल्लम केरल में। कोल्लम कहाँ पे है? केरल में है। कोल्लम जिला केरल में। इसी तरह यह जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 13। अगला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 5.9। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 को अप्रैल 2023 में जारी किया गया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर जो है 2023 में 5.9% एवं 2024 के लिए 6.3% अनुमानित की गई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रियॉन 1। क्या हो जाएगा? ट्रियॉन 1। ठीक है, यह रॉकेट 110 फीट लंबा एवं 7.5 फीट व्यास वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यह फ्लोरिडा अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एयरटेल। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा को शुरुआत करने वाली पहली भारतीय कंपनी एयरटेल है तथा इस सेवा को सबसे पहले गुजरात में शुरू किया गया। अगला ये बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के जनगणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 200। 9 अप्रैल 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें संस्करण का परिणाम जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 हो गई है, जो 2018 में 2967 थी। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशानेबाज। क्या होगा? निशानेबाज। अगला प्रश्न है आपके बीच की 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो ऑस्टिन बटलर। क्या हो जाएगा? ऑस्टिन बटलर है, बटलर नहीं, बटलर। अगला है कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला प्रश्न है, ये 22वें राष्ट्रपति है वहां के बांग्लादेश के। अगला प्रश्न आपके बीच कहा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन, भारत, जापान। क्या होगा? चीन, भारत, जापान। मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में
चीन पहले स्थान पर तथा भारत एवं जापान क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। 11 से 12 नवंबर 2022 को पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला है कि वर्ल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है, प्रश्न क्या, उस पर ध्यान देते। कह रहे बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पे? अत्यंत पिछड़ा। कितना है अत्यंत पिछड़ा का? तो 36.018%, पिछड़ा वर्ग का 27.1286%, अनुसूचित जाति का 19.6518%, सामान्य श्रेणी का 15.5224% और अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा 1.6824%। आशा करते हैं आप लोगों को ये डाटा अच्छे से ध्यान में आ गया होगा। और ये बता दें कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो संख्या है ये कितना हो जाएगा आपका? 47 करोड़ 80 यहाँ पे 1514 है, जो कुल जनसंख्या का 36.01% है। अगला है कि हाल ही में लंपी प्रोवोक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो इसका सही उत्तर होगा अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों। ठीक है। अगला है कि भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ उनको, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 64.303%। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटालिनी कारिको और ड्रू विशमैन को, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका विकल्प डी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलने से पहले बता दें कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को दिया गया है। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड वेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया, जिसे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका के विकास को सक्षम किया है। ठीक है, इसके लिए इन्हें मिला है। अगला प्रश्न है आपके बीच की बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी 60,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या यहाँ पे कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीका मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, टीबी मुक्त, माफ कीजिएगा टीबी मुक्त, यानी कि भारत सरकार ने 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें पुनः इस प्रतिबद्धता को दोहराया गया। अगला प्रश्न आपके बीच रखा गया है क्या कि विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय है, इसका विषय क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी, विकल्प ए। अगला है कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक तरुण पिथोड़े हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वही बता दें कि बागी बलिया पुस्तक के लेखक सत्यव्यास, पागल खाना का होगा ज्ञान चतुर्वेदी और सूर्यवंशम का होगा शिव शंकरी। क्या हो जाएगा? शिव शंकरी। ये सभी के सभी क्लियर हो गए। अगला कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, WPL का आयोजन 4 से 26 मार्च 2023 तक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यह पहला संस्करण था, इसमें कुल 5 टीमें भाग ली थी। प्रथम संस्करण के विजेता मुंबई इंडियंस, जिसने दिल्ली कैपिटल को हराकर यह खिताब जीता है। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा और यहाँ भारत विकल्प में है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है कि क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1975 को। भंडारी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, जबकि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा कर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेवा कर का उदाहरण क्या क्या है? सीमा शुल्क है, बिक्री कर है, सेवा कर, सॉरी माफ कीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं और सेवाओं के लिए करदाता पर लगाया जाने वाला कर है। इसके निम्न उदाहरण जैसे सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी आदि। अगला, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने करी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चलैया समिति। क्या हो जाएगा? चलैया समिति। चलैया समिति ने सर्वप्रथम छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश की थी, करी थी और कर ढांचे में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। अगला, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा फिशर ने। किसने दिया था? फिशर ने दिया था। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा छठा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते। कह रहा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में और रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 54 ईस्वी में किया था। ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतपथ। क्या हो जाएगा? सतपथ भी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वही बता दें कि सतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल, कैकै, कुरु आदि में राजाओं का उल्लेख मिलता है। सतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या 108। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला है कि देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयसेन। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की उपज का कितना भाग था? तो इसका सही उत्तर होगा 1/2 यानी 50%। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बुक्का प्रथम। क्या हो जाएगा? बुक्का प्रथम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते। कह रहा है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1679 में। अगला, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। ठीक है, पहाड़ी, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। सहायक संधि करने वाले राज्य जो है हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799 और अवध 1801। अगला है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो बंगाल, बिहार और झारखंड। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह का संबंध भागलपुर बिहार एवं संथाल परगना झारखंड से है। इस विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने 1799 ईस्वी में किया था। फकीर विद्रोह जो है 1776 से 77, छेरो विद्रोह 1800 से 1819, ठीक है, भील विद्रोह 1825 से 31, अहोम विद्रोह 1828। क्लियर है, अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि 1887 के क्रांति को, सॉरी माफ कीजिएगा, 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे क्या? कर्नल नील ने। किसने दबाया था? कर्नल नील ने दबाया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है क्या कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। आइए अगले प्रश्न पे करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरी कहानी। क्या मेरी कहानी पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है, जबकि यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज एवं नवजीवन आदि के लेखक महात्मा गांधी है। अगला कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर होगा 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था, जबकि सर्वप्रथम महिला द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। इस क्रांति का प्रमुख नारा था समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व था। अगला निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे बल और भार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वायु की गति। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सही समीकरण को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ये सही है। अगला कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हवा का दबाव। क्या हो जाएगा, हवा का दबाव। अगला प्रश्न आपके बीच है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। क्या होना चाहिए, धनात्मक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही विकल्प होगा दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ये किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते, अतः दिए गए विकल्प जो है ये गलत है। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, तन्यता। अगला प्रश्न है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में विपरीत पराशरण। क्या, विपरीत पराशरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। जल शोधन में रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ कहते हैं ना, आरओ का ये पानी है। अगला प्रश्न है आपके बीच के निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरका। क्या हो जाएगा, सिरका। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वह नीले लिटमस को लाल कर देगा, अतः सिरका नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगला है कि तत्वों FCl, Br, I और At को समानतः किस नाम से जाना जाता है। देखिए अब यहाँ पे F को फ्लोरीन, Cl को क्या क्लोरीन, ब्रोमीन को Br, आयोडीन को I और स्टेटिन को At से जाना जाता है। ठीक है, ये समानतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ये तत्व समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन तत्वों में स्टेटिन रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैलोजन। क्या हो जाएगा, हैलोजन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैबर प्रक्रिया। क्या होगा, हैबर प्रक्रिया। अगला माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा माइकोलॉजी। कवक और फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कवकों यानी कि कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन कवक विज्ञान माइकोलॉजी में किया जाता है। शैवालों का फाइकोलॉजी, है ना। चलिए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते कह रहे हैं कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा XY, विकल्प C। ठीक है,
अगला है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपके बीच है, कह रहा है प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बड़ी आंत। क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। अगला है कि निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्पाइरोगाइडा। क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइडा। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर दे दीजिए। तो दूध सागर कहाँ पे है? गोवा में है। दूध सागर गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। और बरकाना कहाँ पे है? कर्नाटक में। बरकाना कहाँ पे है? कर्नाटक में है। दुदुमा यानी कि डुडुमा, डुडुमा कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में। डुडुमा कहाँ है? उड़ीसा में। किलियूर कहाँ है? किलियूर तमिलनाडु में। किलियूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इसका सही विकल्प लगाइए विकल्प बी। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, कह रहा है कि माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख पर्वत शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक जो 738 मीटर है, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे सर्क हिमनद के अपरदनी लक्षण क्या? सर्क सर्क हिमनद के क्या हो जाएगा? अपरदनी लक्षण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यारडांग क्या है? यारडांग वायु के अपरदनी लक्षण। किसका? वायु का अपरदनी लक्षण, यहाँ पे ऊपर की ओर 1 नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए वरखान, वरखान किसका हो जाएगा? वायु के निक्षेप लक्षण। और ड्रमलिन हो जाएगा हिमनद के निक्षेप लक्षण। तो इसका सही विकल्प होगा क्या? विकल्प ए। विकल्प ए विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते कह रहे कि प्रति चक्रवात, क्या कह रहा है आपसे? प्रति चक्रवात की विशेषता होती है कि स्वच्छ आसमान। क्या होता है? स्वच्छ आसमान। ठीक है, प्रति चक्रवात के विपरीत उच्च क्या होता है? विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं, जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है परंतु हवाएं धीमी गति से चलती है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। पंचनद में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित 5 नदियां शामिल है। ठीक है, वो नदियां कौन कौन से हैं? देखिए वे सिंधु नदी की सहायक नदियां भी है, जैसे इनका उद्गम हिमालय से होता है। इनका नाम क्या? रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मलाज खंड। क्या हो जाएगा? मलाज खंड। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा कि विक्रफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले गर्म एवं शुष्क हवा है। वही बता दें कि सिमुक जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। बेंगुएला अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है, सभी का सभी क्लियर हो गया। अगला है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, अगला रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेद जी ईरानी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा
प्राप्त नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, महारत्न कंपनियां भारत में कुल 12 है। पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, तीसरा है गेल लिमिटेड, ठीक है, चौथा है गेल लिमिटेड, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड था, पांचवा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, छठा है इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सातवां है एनटीपीसी, आठवां है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नौवां है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 10वां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वां है कि ग्रामीण विद्युतीकरण नियम और 12वां है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आइए अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा एमपॉक्स। क्या होगा? एमपॉक्स। ठीक है, अगला है कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, दलखाई नृत्य उड़ीसा, चेड़वा नृत्य मिजोरम, रऊफ नृत्य जम्मू और कश्मीर, कथकली केरल, यक्षगान कर्नाटक, करगा कर्नाटक और करगम तमिलनाडु। ठीक है, सभी के सभी क्लियर। अगला कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान को भारत ने फ्रांस से खरीदा। भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए वर्ष 2016 में फ्रांस के साथ समझौता किया था। अगला प्रश्न है आपका कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है आपसे? लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 × 14, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर देंगे 5 + 14, ठीक है, 5 + 14 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 14 × 5 = 70 और +19 क्या हो जाएगा, 89। ये वाला रो क्लियर हो गया। सेम उसी प्रकार से हम करेंगे 7 × 8 और फिर कर देंगे इधर हम 7 प्लस, यहाँ पे प्लस देंगे और 7 + 8 क्या हो जाएगा आपका, 56 + 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 71 आ गया। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला का कर ले तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे हम कर ले x, क्या कर ले x और फिर कर ले 11 और प्लस का कर ले हम x, यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे, या फिर x ना करके आप ऑप्शन ही डाल दीजिए, पहला ऑप्शन डाल दीजिए, जैसे 9 डाल दिए दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा आपका 99 और प्लस आपका हो जाएगा 20, 11 9 20, तो हो कितने का, 119। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से ही हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि समुच्चों के उस समुच्च को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्च के समान है। यहाँ पे दिया आपको क्या है, 12 6 16 12 और 8 संख्याओं का योग कीजिएगा तो टोटल 36 होते हैं। वैसे ही विकल्प सी का भी करा दीजिए, टोटल 36 हो जाएंगे। ये सभी को जोड़िएगा होगा 36, ये सभी को जोड़िए होगा 36। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 9000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन कितना है आपका 9000, दर है कितना 10% वार्षिक है, समय कितना हो जाएगा 2 पूर्णांक, ये आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। जैसे क्या करेंगे 9000, ठीक है, 9000 गुणे कर देंगे हम 1 + 10/100 का पावर 100 स्क्वायर और गुना कर देंगे, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 1 + 10 × 1/3 और बटा हो जाएगा 100। ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब अगले स्टेप पे इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से 9000, क्या हो जाएगा 9000 गुणे 11/10, क्या हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10 गुणे 31/10। ठीक है, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 आपस में सभी को गुना करा दीजिए। 11253 आएगा, कहीं दिख रहा है 11, यहाँ पे 11253। ठीक है, कितना आया आपका 11253, 11200 कितना आया 53 आ गया। अब इसमें से 9000 को आप घटा दीजिए, इसका सही उत्तर आएगा कितना 22, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2253, विकल्प सी आ जाएंगे। ठीक है, कितना अधिक हो गया, जब घटाइएगा तो 2253 आ जाएंगे।
ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, शांत पानी में नाव की गति क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि स्थिर पानी में नाव की गति क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 36 बटा हम लिख लेंगे x प्लस 3 और प्लस लिख लेंगे 36 बटा x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। एलसीएम कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो होगा x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे कॉमन कर लीजिए 4 और बराबर इधर क्या हो जाएगा 1। अब इसे कीजिएगा तो 8x बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 9 जब इसे कीजिएगा तो, ठीक है। आइए इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। जैसे 8x प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 9, तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 9 और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9 और बराबर लिख देंगे 0। यहाँ से करेंगे तो x माइनस 9 और इंटू हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगा x बराबर 9 और क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आ गया, स्थिर पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर आ गया पर घंटा, विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, काउंट कीजिएगा, आएगा आपका 32। कितने आ जाएंगे 32। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में आप लोगों का क्या स्कोर रहा। तो अगले सेशन अगले दिन करेंगे, ठीक है। लेते हैं इस सेशन से विदा, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।